की वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर या कब चलेगा बुलडोजर। कौन है इस घटना का असली मास्टरमाइंड। हम लोग जिसको मास्टरमाइंड समझते हैं वो मास्टरमाइंड नहीं है, मास्टरमाइंड है कोई और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि अगर उस परिवार में गार्जियन अनुराग के पिता थे तो अनुराग के पिताजी को मारने की बजाय अनुराग को क्यों मारा गया। और दोस्तों दूसरा सवाल, अगर लालता यादव कोयलरी से रिटायर होकर के 2 करोड़ रुपए लेकर के आया था, वो 2 करोड़ रुपए से मकान बनवा रहा था, उसके सारे मकान अवैध निर्माण हैं, जीएस की जमीन पे बने हुए हैं। ये बातें ग्राम प्रधान को पता थी, ग्रामवासियों को पता थी, लेकिन जिस समय ये मकान बनाया गया उनका विरोध किसी ने क्यों नहीं किया। अभी तक उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला। अभी तक बाबा योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया। अभी तक सरकार की तरफ से उनको कोई आर्थिक सहायता क्यों नहीं प्रदान की गई। और दोस्तों साथ साथ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता सरकार की तरफ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और साथ साथ उनकी बहनों में से या उनके पिता को किसी भी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मुहैया कराया जाए। और इन सबसे बड़ा काम उन दोस्तियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो उनका भाई एसआई दरोगा है उसको नौकरी से बर्खास्त करने के साथ साथ उम्र कैद या फांसी तक की सजाएं सुनाई जाए। क्योंकि दोस्तों जो नाबालिग लड़के उनके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। और सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला और बहुत ही जानकारी वाला वीडियो मिलेगा। चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों अनुराग यादव हत्या केस में अब तक तो हम लोग ये समझ रहे थे कहानी कुछ और ही है। हमको ये समझाया जा रहा था कि सारे कांड का मास्टरमाइंड राजेश यादव यानी कि एसआई दरोगा है। लेकिन दोस्तों लालता यादव की कहानी के बारे में अगर सुनेंगे तो आपको पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि वास्तव में अनुराग को मारने के पीछे उनका मकसद क्या था और क्यों मारा गया अनुराग को। उनको मारना ही था तो अनुराग के पिता को भी मार सकते थे, अनुराग की बहनों को भी मार सकते थे और भी परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी मार सकते थे। आखिर उन्होंने निशाना बनाया तो अनुराग को ही निशाना क्यों बनाया। और दोस्तों एक 16 साल के लड़के को मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश, इतने ज्यादा हथियार, इतनी बड़ी तैयारी नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं। उनका मकसद कुछ और ही था, उनकी तैयारी कुछ और ही थी और वो करना कुछ और चाहते थे, कर बैठे कुछ और। अब तक की न्यूज में दोस्तों हम लोगों को यही पता चला कि सारे गेम का मास्टरमाइंड राजेश यादव यानी कि दरोगा है। लेकिन यहाँ लालता यादव की अगर हिस्ट्री निकाली जाएगी, लालता यादव के बारे में अगर हम आपको बताएंगे तो दोस्तों आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। लालता यादव के बारे में भी बात करेंगे, रमेश यादव के बारे में भी बात करेंगे, राजेश यादव के भी बारे में बात करेंगे और क्या है इस कहानी का पूरा मास्टरमाइंड, सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। दोस्तों आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि लालता यादव के बारे में आप लोगों को पता होगा, लालता यादव के 2 पुत्र हैं, एक राजेश और एक रमेश। और इस घटना को अंजाम दिया है 6 लोगों ने मिलकर। दोस्तों इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 6 लोगों का हाथ सामने आया है, जिसमें लालता यादव के 2 बेटे रमेश यादव, राजेश यादव, 2 नाबालिग और लालता यादव का भाई। लेकिन दोस्तों जब पुलिस ने जो है सीडीआर निकाली है और सीडीआर के और भी तथ्य और भी साक्ष्य सबूत इकट्ठा किए हैं तो कहानी कुछ और ही अलग रूप और अंदाज में नजर आई है। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि लालता यादव जो है झारखंड में कोयलरी यानी कि कोयले की खदान में काम करता था, जहां से रिटायर होने के बाद वो 2 करोड़ रुपए लेकर के आया था। उसको पैसों की बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। जब उसके कैरेक्टर के बारे में गांव में पता किया गया तो दोस्तों पता चला कि वो स्वभाव से बहुत ही घमंडी, बहुत ही कम बोलने वाला और बहुत ही शातिर दिमाग वाला था और बदले की भावना अपने मन में रखता था। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको ये सिखाता था कि किसी को भी मार दो, जो भी होगा हम देख लेंगे, क्योंकि एक बेटा मेरा एसआई है, 2 करोड़ रुपए मेरे पास हैं और हम दबंग हैं। अपने आप को वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। यहाँ तक कि पूछताछ में भी पता चला कि पूरे गांव में लालता यादव के परिवार की किसी से नहीं बनती थी और लालता यादव के घर से जितने भी हथियार जब्त किए गए हैं इसका मकसद मात्र एक था कि उन लोगों का कभी भी किसी से भी विवाद हो सकता था और वो लोग विवाद इस हद तक करते थे कि जान लेने और जान देने पर आमादा हो जाते थे। अनुराग यादव की मात्र गलती ये थी उस दिन की वो उस जमीन में जो 40 साल से जमीनी रंजिश चल रही, उस जमीन से कुछ घास साफ करता है, कुछ ईंट के टुकड़े साफ करता है। ये लोग घर में घुसते हैं और सारा मास्टरमाइंड लालता यादव के कहने पर ये उसके ऊपर वार करते हैं और वार करने के बाद ये सब के सब गायब हो जाते हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता है, किसी का एनकाउंटर नहीं होता। दोस्तों ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि इस सब के पीछे माइंड गेम था उनके भाई दरोगा जो मेरठ में मवाना थाने पर तैनात था। उसने पूरी पुलिस की क्राइम हिस्ट्री, पुलिस के कारनामे, पुलिस कैसे क्या कर सकती है, कानून को उसने समझा और अपने भाइयों को, अपने पिता को कानून के बारे में उसने समझाया। घटना को अंजाम देने के बाद जहां लालता यादव अपने घर में घुस जाता है, 2 भाई जाकर के लखनऊ में सरेंडर कर देते हैं और एसआई खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस को ये लोग मौका ही नहीं देते हैं कि पुलिस एनकाउंटर कर सके। मौका इसलिए नहीं देते हैं, लालता यादव अपने घर में पाया जाता है और पुलिस कभी किसी को घर में ऑपरेशन नहीं करती है, एनकाउंटर नहीं करती। यहाँ तक कि लंगड़ा ऑपरेशन भी पुलिस उस घर में नहीं कर सकती थी। और ये
राजेश यादव जब जा करके लखनऊ में अपने आप को सरेंडर करता है, तो उस समय वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। और वहाँ सरेंडर करने के दौरान वहाँ पे जो थाना अध्यक्ष थे उनको खुद नहीं पता चलता है कि जौनपुर में जो कांड हुआ है उसी का ये एक पात्र है और इसी ने कांड किया है, और इस तरह से ये भी बच जाता है। अब इधर दोस्तों आते हैं एसआई दरोगा के ऊपर। एसआई दरोगा से जब पूछताछ की जाती है शुरू में तो कहानियां करता है, आनाकानी करता है और ये कहता है कि हाँ मैंने अपने परिवारजनों से बात की है। लेकिन पुलिस जब टाइमिंग देखती है, टाइमिंग के हिसाब से जब रिपोर्ट निकालती है, तो उस हिसाब से पुलिस को पूरी तरह से संभावना हो जाती है और पूरी तरह शक हो जाता है, हो ना हो कहीं ना कहीं ये दरोगा का भी उसमें हाथ है। क्योंकि दोस्तों 29 तारीख को दरोगा ने अपने पिता से बात की, अपने भाई से बात की, 2 नाबालिग जो लड़के हैं उनसे भी बात की, और एक जो उनके भाई का भाई है उससे भी बात की, और बात घटना से पहले भी बात की और घटना के बाद भी बात की। और घटना घटने के बाद इसने जो है अपनी बहन एक पूनम यादव जिनका विवाह हो चुका है, उनसे भी ये बात करता है। उनके बारे में भी जांच पड़ताल चल रही है, हालांकि अभी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। कुल मिला जुला के दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य और ये घटना घटाने का उद्देश्य ये है कि इन्होंने अनुराग को ही क्यों मारा। तो दोस्तों जो लोग गांव में होंगे, जो लोग गांव से रहते होंगे, उनको पता होगा कमर तोड़ने का मतलब कि इनकी कमर तोड़ दो। एक कहावत है दोस्तों, नाती के मुँहले वंश का और, मतलब नाती अगर मर जाता है तो वंश खत्म हो जाता है। अगर ये लोग अनुराग के पिता को मारते तो अनुराग की वजह से ये वंश चलता, लेकिन इन्होंने सीधे इनके वंश को खत्म करने की कोशिश की कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यही कारण था अनुराग को इनकी घटना के अंजाम तक पहुंचाने का। और दोस्तों उनके घर से क्या क्या बरामद होता है आपको बता दें। कुल्हाड़ियाँ बरामद होती हैं, तलवारें बरामद होती हैं, असलहे बरामद होते हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत से अवैध हथियार उनके घर से बरामद होते हैं। दोस्तों हम लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किया। देखिए पुलिस के कानून के हाथ कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में फंसे रहते हैं। हम एक सोशल आदमी हैं, हम एक सामाजिक आदमी, हम अपने दिमाग से सोचे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस या कानून का आदमी कानून के दायरे में रह करके ही काम करता है। जब कोई अपने आप को थाने में सरेंडर कर देता है, जब कोई बिना भागते हुए अपने घर में पकड़ा जाता है, तो ना तो उसका एनकाउंटर कर सकते हैं, ना तो उसके ऊपर हम कोई लंगड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। हाँ, अगर इंसान भाग रहा है, भागते टाइम पे आप एनकाउंटर कर सकते हैं। वो अगर छुपा हुआ है, छुपे हुए में कहीं अगर आपको रास्ते में मिल जाता है, वहाँ आप एनकाउंटर दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपने आप को थाने में जो है समर्पण कर दे रहा है, अपनी गलती को मान ले रहा है, अपने गुनाह बिना कहे कबूल कर ले रहा है, तो ऐसे इंसान के ऊपर अगर आप एनकाउंटर करते हैं तो आपके ऊपर भी सवालिया निशान बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों अगर आती ग्राम प्रधान जो कि पूरी तरह से मुस्तैदी से, ईमानदारी से अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए बेचारा लड़ रहा है, आज ग्राम प्रधान को भी निशाना बनाया जा रहा है। ग्राम प्रधान के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि ग्राम प्रधान हिस्ट्री सीटर है, गांजा अफीम दारू की स्मगलिंग करता था, कई तरह के मुकदमे उसके ऊपर कायम है। ग्राम प्रधान कहना है कि मैं मानता हूं मेरे ऊपर मुकदमे कायम है, मैं हिस्ट्री सीटर हूं, मैं गांजा दारू अफीम बेचता हूं, लेकिन इस घटना से उस घटना से क्या तात्पर्य है। मेरे ऊपर मुकदमे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमे लड़ रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे रोकने की, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद और आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मकसद मात्र एक ही है, इंसान को पहचानिए। कहीं आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में कहीं कोई लालता यादव तो नहीं बैठा है, क्योंकि लालता यादव सबसे बिगड़ करके रहता था। उसका जो मकान था, हाँ दोस्तों एक बात और बता दें, आज बुलडोजर को मिल जाएगी अनुमति, क्योंकि अनुराग यादव की बहनें डीएम के पास गई थी और कानूनी जांच पड़ताल में ये पता चला है कि लालता यादव के जो मकान हैं सारे अवैध कब्जे में हैं, जीएस की जमीन में है, यानी कि ग्राम सभा की जमीन में है। इसलिए उन जमीनों पर बहुत ही जल्द चलने वाला है बुलडोजर। कहते हैं दोस्तों ना, कानून के घर या भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसी तरह से हमको कानून पे भी भरोसा करना पड़ेगा। कानून थोड़ा लेट करेगा, अपने कायदे में करेगा, अपने हिसाब से करेगा, अपने प्रोटोकॉल में रह करके करेगा, लेकिन दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, दोषियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। बाकी दोस्तों लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे वीडियो में, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छी खबरें और सटीक जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।